नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे चेक बाउंस और ईएमआई बाउंस। ये दोनों चीज़ें आज के समय में बहुत ज़्यादा हो रही है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में दोनों टॉपिक पर बात करेंगे। तो अगर आपका चेक बाउंस या ईएमआई बाउंस से संबंधित कोई भी सवाल है तो बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। बस आपको करना क्या है, वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। सबसे पहले बात करते हैं ईएमआई बाउंस। जैसे जब हमें कोई चीज़ परचेज़ करना होता है या हमें कभी इकट्ठा पैसे की ज़रूरत होती है तो हम क्या करते हैं, लोन लेते हैं या कोई चीज़ फाइनेंस करवाते हैं। ये होता क्या है, फाइनेंस करवाने के माध्यम से या लोन के माध्यम से हमें इकट्ठा पैसा मिल जाता है या जिस चीज़ को हम लेना चाहते हैं जो महंगी होती है उसको हम एक साथ पैसा इकट्ठा हमारे पास नहीं हो पाता है और हम थोड़ा थोड़ा पैसा करके और उस चीज़ को खरीद लेते हैं और लास्ट में पूरा पैसा थोड़ा थोड़ा करके दे देते हैं, जिसको ईएमआई प्रोसेस बताया जाता है। तो पहले के समय में, आज के 15 साल पहले क्या होता था, जब कभी भी ईएमआई का जो मैटर आता, जब कोई लोन लेता था तो उस समय गारंटी के तौर पर चेक दिया जाता था। और जब पार्टी, लोन लेने वाली पार्टी जब पेमेंट नहीं चुका पाती थी तो जो फाइनेंस करने वाली कंपनी होती थी या लोन देने वाली बैंक होता था वो क्या करता था, उस चेक में जितने भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट होते थे उनको भर के अपने अकाउंट में डाल देता था। अब लास्ट में होता क्या था, चूँकि बंदे के पास पैसे नहीं होते थे तो चेक बाउंस हो जाता था। तो वो बैंक या फाइनेंस कंपनी क्या करती थी, एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत लोन लेने वाले व्यक्ति के अगेंस्ट केस करती थी। पहले चेक बाउंस होने के 30 दिन के अंदर नोटिस भेजती थी, लीगल नोटिस। उसके बाद में फिर लीगल नोटिस भेजने के 15 दिन बाद केस फाइल कर देती थी। वो केस मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के यहाँ चलता था। केस फाइल किया जाता था चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के यहाँ। जैसे कि आप लोगों को पता है, जब आपको स्कूल से छुट्टी लेना होता है तो आप एप्लीकेशन जो लिखते हैं वो प्रधानाध्यापक यानी प्रिंसिपल के नाम से लिखते हैं, लेकिन छुट्टी अप्रूवल कौन करता है, आपका जो क्लास टीचर होता है वो करता है। उसी तरह जब हम चेक बाउंस का जो केस होता है जब फाइल करते हैं तो वो चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के यहाँ फाइल करते हैं, लेकिन वो केस कहाँ चलता है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के यहाँ चलता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। तो जो ईएमआई बाउंस का जो मामला था वो ये था। अब लेकिन चीज़ें बढ़ती गई। अब धीरे धीरे क्या हुआ, कुछ समय पहले की बात है, एक नया कानून लाया जाता है। चूँकि जो लोन का काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके पास चेक ही नहीं होता था। अब जिनके पास चेकबुक नहीं होता था उनको लोन नहीं मिलता था, क्योंकि गारंटी के तौर पे कुछ तो चाहिए। तो उसके बाद में इन चीज़ों को अपग्रेड किया गया, एक नया कानून लाया गया, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट। इस कानून को लाने के बाद में थोड़ा जो लोन का जो मैटर था, लोन का जो बिजनेस था, जो बैंक थे, फाइनेंस कंपनियां थी, इससे लोगों को तो सुविधा मिल गई। भाई चेकबुक का झंझट खत्म हो गया और जिनके पास चेकबुक नहीं था उनको भी लोन मिलने लगा। दूसरा फायदा ये हुआ बैंकों को और जो फाइनेंस कंपनियां थी, सारा झंझट खत्म हो गया। तो अब चूंकि चेक की जगह लेने के लिए क्या लाया गया, ऑनलाइन लाया गया, ऑनलाइन सिस्टम लाया गया, नैच लाया गया और ईसीएस लाया गया। इन दोनों को लाने के बाद में चीज़ें थोड़ी तेज हो गई। अब होता क्या है, जब आप लोन लेने जाते हैं या कोई चीज़ फाइनेंस करवाते हैं तो आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना पड़ता। पहले बड़े सारे डॉक्यूमेंट देने पड़ते थे। जैसे आपका आधार नंबर अभी चाहिए होता है, मोबाइल नंबर चाहिए होता है और अकाउंट नंबर चाहिए होता है। अब सारी चीज़ें डिजिटल हो गई हैं तो डिजिटल वेरिफिकेशन हो जाता है। फाइनेंस कंपनी का या बैंक लोन देने वाली जो बैंक होता है लोन देने वाली, ठीक है, और जो बैंक लोन लेने वाला होता है, कोई फाइनेंस करवाने वाला होता है, उसके बीच में एक ऑनलाइन एग्रीमेंट होता है। बस उसको खाली ओटीपी डाल के सबमिट करना होता है और सारा उनका एग्रीमेंट भी हो जाता है। साथ में उनका अकाउंट वेरिफिकेशन हो जाता है, आधार वेरिफिकेशन हो जाता है, मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन हो जाता है और जो गारंटेड होते हैं ना, 2 मोबाइल नंबर और मांगते हैं, उनका भी वेरिफिकेशन ऑनलाइन ही हो जाता है। गारंटेड भी ऑनलाइन ही मिल जाते हैं। अब होता क्या है, आपका एक ईएमआई बाउंस हो गया, 2 हो गया। तो पहले में ही ये कह लीजिए कि जब आपका ईएमआई का टाइम आता है उससे पहले जो बैंक के या जो फाइनेंस कंपनी होते हैं उसके जो एजेंट होते हैं आपको कॉल करेंगे, आपको मैसेज करेंगे कि आपका ईएमआई का टाइम आ रहा है तो आप अपने अकाउंट में पैसा बना के रखें। क्योंकि जिस समय आप लोन लेते हैं उसी समय आपके अकाउंट में नैच या ईसीएस को क्या करते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि उसी समय आपके अकाउंट से जब भी पेमेंट का टाइम आएगा आपका
अकाउंट से वो पैसा डिडक्ट हो जाया करेगा, आपको अलग से जमा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं, ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। अब पहला, अगर आपका ईएमआई बाउंस हो गया, ठीक है, एजेंट आपको कांटेक्ट करता है, एजेंट आपको कांटेक्ट करता है, आप ध्यान नहीं देते हैं, आपके पास पैसा नहीं, आप बात करने से डरते लगता, अब तो मेरी ईएमआई बाउंस हो गई, अब क्या होगा, ठीक है, परेशान हो जाते हैं। दोबारा दूसरी ईएमआई बाउंस होती है, फिर उसका एजेंट आपको कोशिश करेगा यहाँ तक कि आप पैसे जमा कर दें, ठीक है, उसमें पेनल्टी तो लगेगी लगेगी। उसके बाद में तीसरी बाउंस हो गई, आपने ही सुना, चौथी बाउंस हो गई, तो लास्ट में कंपनी करती है क्या, चाहे कंपनी फाइनेंस कंपनी हो या बैंक हो, वो आपको एक लीगल नोटिस भेजती है। प्रावधान ये होता है 30 दिन के अंदर, जैसे भी ईएमआई बाउंस होती है 30 दिन के अंदर वो आपको लीगल नोटिस भेजेंगे। कोई भी बैंक या जो फाइनेंस कंपनी होती है तुरंत कोर्ट में नहीं जाना चाहती और ना ही तुरंत वो लीगल नोटिस भेजती है, पहले वो कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। लेकिन होता क्या है, जैसे आपका ईएमआई बाउंस होगा आप कनेक्टिविटी तोड़ देते हैं और वहीं पर गलती करते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। बैंक फाइनेंस कंपनी से कोऑपरेट कीजिए और उनसे टाइम मांगिए, बिल्कुल दे देंगे, पेनल्टी तो लगी रही है, और पैसे की व्यवस्था कीजिए, क्योंकि शुरुआत में तो सही चलता, बाद में ऐसी दिक्कत सबको आती है। इतनी बात समझ गए आप लोग। अब चूंकि अब बैंक देख रहा है कि आप कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं और एजेंट जाता घर पे नहीं रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तो फिर वो लीगल नोटिस भेजेगा 30 दिन के अंदर, ईएमआई बाउंस होने के 30 दिन के अंदर लीगल नोटिस भेजेगा। लीगल नोटिस का कोई रिप्लाई ना होने पर या कोई रिस्पॉन्स ना होने पर, पैसा ना जमा करने पर, फिर वो केस फाइल करते हैं। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, केस मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के यहाँ चलता है। वहाँ पर जब केस फाइल होगा तो आपको कोर्ट से सम्मन आएगा, ठीक है। अब जब कोर्ट से सम्मन आएगा, पहले ही नहीं सम्मन का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, सम्मन आने के बाद आपको कोर्ट में जाना चाहिए, पार्टी से बात कीजिए, बीच में कांटेक्ट कीजिए पार्टी से, ताकि वो केस फाइल ना करे, ठीक है। अब आपने उससे बात नहीं किया, अब जब बात नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपने जो सम्मन था उसका भी कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। अब एक चीज़ जान लीजिए कि कोर्ट से बड़ा कोई चीज़ नहीं है। अगर कोर्ट आपको बुलाती है, सम्मन का मतलब यही हुआ कि कोर्ट कह रही है फलाने डेट को आपको कोर्ट में पेश होना है, आप कोर्ट में नहीं पेश होते हैं, तो भाई कोर्ट क्या करेगा, दोबारा सम्मन भेज देगा, दोबारा भी नहीं किए, तिबारा भेज देगा। फिलहाल तिबारे की 3 बार भेजने की नौबत नहीं आती है, उससे पहले आपका नाम से वारंट इशू हो जाता है। तो जो पहला वारंट इशू होता है वो बेलेबल वारंट होता है, ठीक है, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। जब बेलेबल वारंट इशू हो गया तब भी आप किस तरह बच जाते हैं, फिर भी आप बहाने बनाते, कंपनी से कॉन्टेक्ट अपना तोड़ देते हैं। फिर नॉन अवेलेबल वारंट होता है ना, तो फिर पुलिस वाले जाते हैं, आपको पकड़ के लाते हैं और फिर कोर्ट में पेश करते हैं। देखिए आप लोग को हर बार मैं बताता हूँ कि देखिए बहुत सारे ऐसे रूल हैं, गाइडलाइन हैं, उनको फॉलो कीजिए और पहले या दूसरे डेट में ही केस को सेटल कर लीजिए। देखिए बातचीत से, भाईचारे से कोई बात बन जाए तो कितनी अच्छी है, क्यों कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना है सालों। अब चूंकि देखिए इसमें आप बच नहीं सकते हैं, इसलिए क्योंकि सारी चीज़ें ऑनलाइन हुई है, आप कोई चीज़ झुठला नहीं सकते हैं। आपका ऑनलाइन वेरिफिकेशन हुआ है, आपका ऑन एवरीथिंग, आपका एग्रीमेंट भी ऑनलाइन हुआ है, यानी ऐसे अपने आप तो कोई आपको लोन दे नहीं सकता है। आपके अकाउंट में पैसा भी ट्रांसफ़र हुआ, टोटल जो आपने फाइनेंस कराया था, सामान फाइनेंस कराया था, वो सारी डिटेल एविडेंस होते हैं। तो ये आप नहीं कह सकते नहीं मुझे तो नहीं मिला, मेरा हमशक्ल आकर लेके गया। तो ये सारी चीज़ें होती है, गारंटेड होता है आपका। तो शुरुआती चरण में आप सेटल भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अपने कई सारे वीडियो, खासतौर चेक बाउंस के केस में या ईएमआई बाउंस के केस में मैं बता चुका हूं कि सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही बड़ा जजमेंट है जो 2010 में हमारे सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनाया गया था, जिसमें कहा गया था कि अगर पहले और दूसरे चरण में केस को सेटल किया जाता है तो जो भी कंप्लेन अमाउंट होता है उसमें खाली 10% के साथ में केस को सेटल किया जा सकता है, पहले या दूसरे डेट में, ठीक है। तो वहाँ पर जाके आप अपने केस को सेटल कर सकते हैं, खासतौर पर जब ईएमआई बाउंस होता है। इतनी चीज़ आप समझ गए। वो केस का नाम है दामोदर एस प्रभु बाबा सैयद लाल, बहुत ही बढ़िया जजमेंट है। मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ वो बहुत ही बढ़िया जजमेंट है जो आपको 10% पे ही केस को सेटल करवा सकता है। और साथ में वो जजमेंट ये भी कहता है कि केस को किसी भी चरण में सेटल किया जा सकता है, कभी भी सेटल किया जा सकता है, चाहे वो हाई कोर्ट में चल रहा हो चाहे सुप्रीम कोर्ट में चल रहा हो। लेकिन जैसे जैसे देर करेंगे वैसे वैसे उसमें आपकी जो पेनाल्टी है वो बढ़ती चली जाती। इसलिए शुरुआती चरण में जो दामोदर एस प्रभु बाबा सैयद लाल जो जजमेंट है जो 2010 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनाया गया था, उसका कहना यही है कि जो सबसे बेहतरीन समय होता है केस को सेटल करने का वो होता है पहला या दूसरा डेट पर जो हेयरिंग होती है, ठीक है। अब होता क्या है, लोग पहले और दूसरा डेट जो होता है उसमें जाते ही नहीं,
तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। अब आ जाते हैं चेक बाउंस केस में। चेक बाउंस केस में तो देखो, जो चेक बाउंस केस होता है, ठीक है, वो किसी के साथ भी हो सकता है। आपका दोस्त आपके अगेंस्ट चेक बाउंस का केस डाल सकता है अगर आपने उसको चेक इशू किया है। कोई भी आपका रिलेटिव कर सकता है, कोई आपका बिजनेस पार्टनर कर सकता है, कोई व्यापारी कर सकता है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर कर सकता है, कोई सेलर कर सकता है जिसके साथ आपका लेना देना होगा, ठीक है। तो ये इनके साथ होता है। लेकिन जो ईएमआई बाउंस केस होता है वो खासतौर पर फाइनेंस कंपनी के साथ होता है, या जो लोन देने वाली कंपनी होती है ना, इन्हीं के साथ होता है। तीसरा किसी के साथ नहीं होता है, ठीक है। या जिसके साथ आपका ईएमआई का कुछ काम चल रहा हो तो वहाँ पे लागू होता है। चेक बाउंस केस होता है वो कहीं भी लागू होता है। और जो चेक बाउंस केस होता है वो एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत आपको लीगल नोटिस भेजते हो, केस फाइल करते हो, सारी चीज़ें इसमें आती हैं। ये भी जो चेक बाउंस का केस का जो मामला होता है वो भी चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के यहाँ केस फाइल होता है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के यहाँ वो केस चलता है। आप लोगों को बताना चाहूँगा, एक थाने में एक चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होता है और 3 मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होते हैं एक थाने में। अब इसे से आप गणना लगा सकते हैं कि अगर एक डिस्ट्रिक्ट में इतने थाने हैं तो कितने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होंगे, कितने वो होंगे। ये चीज़ आप समझ गए। आगे बढ़ते हैं। अब आपका चेक बाउंस हुआ है तो चेक बाउंस में भी आपका सेम प्रोसेस होता है। इसमें भी 2 साल का सजा है और ईएमआई बाउंस केस में भी 2 साल का सजा है। और ध्यान रहे, मेरे कई ऐसे व्यूअर हैं जो उनका सवाल होता है, कहते हैं कि अगर मैंने पैसा ना देकर जेल चला गया तो क्या पैसा देने से बच जाऊंगा? तो आप लोग को बताना चाहूंगा, जो चेक बाउंस का मामला होता है ये समरी ट्रायल होता है। इसमें 2 साल का सजा का प्रावधान बनाया गया है। अगर आपको सजा हो जाती है तो 2 साल आप सजा काटेंगे, उसके बाद आप बाहर निकलेंगे तो ऐसा नहीं आप पैसे देने से बच जाएंगे। आपका पैसे की जो बकाया है वैसे के वैसी खड़ी रहेगी। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। अब ये चीज़ अगर आप समझ गए होंगे तो देखिए, इन दोनों में कुछ खास अंतर नहीं है। लेकिन जो चेक बाउंस केस होता है या ईएमआई बाउंस केस होता है काफ़ी एक दूसरे के क्लोज हैं। नोटिस भेजने का टाइम सेम होता है, केस फाइल करने का टाइम सेम होता है, लगभग मोस्टली सेम होता है। ये समझ लीजिए कि ये दोनों एक क्या है, एक माँ के जुड़वे बेटे हैं। जुड़वा बेटा तो आप समझते हैं काफ़ी चीज़ें आपस में मिलती जुलती है। अगर आप ये चीज़ समझ गए होंगे तो आपका अगर कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मुझे आप सभी लोगों के कमेंट का इंतज़ार रहेगा। दूसरी बात आप लोगों को ये कहना है कि वीडियो देखते हैं, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, किसी और के काम आ सकता है तो शेयर कीजिए। मिलता हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।